हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। मैं आपको सुना रही हूँ सत्यजीत राय जी की लिखी हुई कहानी प्रोफेसर हिज बिज बिज का तीसरा पार्ट आज। इसके 2 पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप उनको सुनना चाहते हैं तो ज़रूर उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में चेकआउट कर लीजिएगा। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए सीधे चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। षष्ठीचरण चला गया। मालूम नहीं, खट 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 आवाज़ हो रही थी। यह आवाज़ जिधर से आ रही थी उससे यही लग रहा था कि भले आदमी ने जिसे अपना काम धंधे का कमरा बताया था उसी के दरवाजे खोले जा रहे हैं। बाहर तेज हवा चल रही थी। मेघों की गड़गड़ाहट अच्छी नहीं लग रही थी। अब बैठना ठीक नहीं। भले आदमी को धन्यवाद देकर मैं उठकर खड़ा हो गया। चले, आपसे एक बात पूछनी थी। कहिए। जानते हैं क्या बात है? सब कुछ इंतजाम कर चुका हूँ। शाही का काटा, बकरे का सींग, सींग के पीछे के 2 पैर, भालू का रोआ ले आया हूँ। लेकिन आदमी का थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया है, और वह भी ऐसा होना चाहिए जो तस्वीर से मिलता जुलता हो। वैसा आदमी पर आपकी नज़र अगर पड़ी हो तो उसकी सूचना आप दे सकें तो सहूलियत हो। यह कहकर भले आदमी ने अपनी मेज पर रखी कॉपियों के नीचे से पुराने जमाने का ऊट पटांग निकालकर एक पन्ना पलटा और मेरे सामने रख दिया। मेरी यह देखी हुई तस्वीर है। हाथ में मुकद्दर लिए एक अद्भुत प्राणी एक भागते हुए आदमी की ओर क्रोध भरी दृष्टि से ताक रहा है। डरो नहीं, तुम डरो नहीं। जी मारूंगा मैं नहीं तुम्हें। कुश्ती मैं तुमको पछाड़ दूं, ताकत उतनी मुझ में नहीं। बताइए, अगर ऐसा प्राणी बना सके तो कितना अच्छा हो। बाकी भी कुछ नहीं, तोड़ना जोड़ना जो कुछ था सब हो चुका। नीचे की तरफ थोड़ा सा हिस्सा जुड़ भी चुका हूँ। अब सिर्फ इसी तरह के आदमी की जरूरत है। मैंने कहा, इतना गोल गोल आंखें कहीं आदमी की होती हैं? हाँ होती हैं। भला आदमी करीब करीब उछल पड़ा। आंखें तो गोल ही होती हैं। पलकों से चूंकि गोलाई का ज्यादा हिस्सा ढक जाता है, इसीलिए उतनी गोल मालूम नहीं पड़ती। मैं दरवाजे की ओर बढ़ गया। पागल तो यह है ही, इसके अलावा जल्दी छुटकारा देने वाला जीव भी नहीं है। शब्दों का भी इसके पास खजाना है। ठीक है प्रोफेसर हिचबिच, किसी पर नजर पड़ी तो जरूर बताऊंगा। जरूर बताइएगा, बड़ा ही उपकार होगा। मैं भी खोज पड़ताल कर रहा हूँ। आप कहाँ टिके हुए हैं? आखिरी सवाल को ना सुनने का बहाना बनाकर मैं अंधेरे में चला आया। बाहर आते ही मैं दौड़ लगाने लगा। भीगने से मुझे आपत्ति नहीं, मगर आंधी में रेत उड़ रहा है और वह नाक और आंखों में घुसकर मुझे परेशान कर रहा है। हाथों से मुंह को छुपाए किसी तरह आंखों को बचाते हुए जब मैं होटल पहुंचा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। कमरे में घुसकर जब स्विच दबाया तो बत्ती नहीं जली। बरामदे में जाकर बेरा को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ी। बेरा मोमबत्ती लिए मेरे कमरे की तरफ ही आ रहा था। जब मैंने पूछा कि क्या बात है तो उसने बताया, ज्यादा आंधी पानी में गोपालपुर की बत्ती का बुझना एक साधारण घटना है। 8 बजे खाना पीना समाप्त कर जब मैं खाट पर बैठ टिमटिमाती रोशनी में लिखने बैठा तो मन नहीं लगा। मन बार बार दौड़कर प्रोफेसर हिच की ओर जाने लगा। 300 साल पुराने मकान को जहां तहां मरम्मत कर यहाँ भी ऊट पटांग की थुलथुल बड़ी बुढ़िया की बात याद आती है। वह आदमी वहां कैसे रहता है? घनघोर पागल के अलावा ऐसा कोई कर सकता है? और षष्ठीचरण सांड जैसे इस नौकर का उसने कहाँ से इंतजाम किया? सचमुच क्या पूरब की तरफ से उसने बंद कमरे में वह कुछ अद्भुत काम करता है? उसकी बात में कहाँ तक सच्चाई है? उसकी पूरी बात को पागल की तरह प्रलाप कहकर उड़ा दिया जाता है, मगर उन कानों के चलते गड़बड़ी पैदा हो रही है। उन कानों को न केवल सफाई के साथ जोड़ा गया है, बल्कि आने के समय ढिबरी की रोशनी में देखा था कि एक कान के नुकीले हिस्से में फफोला भी है। इसका मतलब तो यह निकलता है कि वह कान शरीर का हिस्सा है, और शरीर के सभी हिस्सों की तरह वहाँ भी सिरा और स्नायु है। वहाँ भी रक्त का संचालन होता है। सचमुच जितना ही सोचता हूँ उतना ही मन में वो कान न रहते तो मैं राहत की सांस लेता।
दूसरे दिन सवेरे 5:30 बजे उठकर देखा, रात ही में बदली छट गई है। चाय पीने बैठा तो हिच बिच बिच की बातें याद आई और जी में हुआ कि हंस पड़ूं। मामूली सी बात है, हल्के अंधेरे में ढिबरी की रोशनी में जो कुछ देखा उसका आधा ही हिस्सा दिखाई पड़ रहा था और आधे की मैंने कल्पना कर ली है। होटल में लौटने पर उस तरह का अंधकार मिला था, इसीलिए मन के संदेह को दूर हटाने का मौका भी नहीं मिला। आज रात पर सुबह की धूप और शांता समुद्र की शक्ल देखकर मुझे लगा वह आदमी पागल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पाँव के नीचे एड़ी के पास थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। गौर से देखने पर पता चला कि एक जगह कांटे ने दाग किया है। समझ गया कल अंधेरे में जब मैं रेत पर दौड़ता हुआ वापस आ रहा था तो सीप जैसी कोई चीज़ गड़ गई होगी। अपने साथ मैं डिटॉल या आयोडीन लेकर नहीं आया, इसीलिए 9 बजने पर बाजार की तरफ निकल गया। न्यू बेंगोली होटल के सामने होकर सड़क बाजार की ओर गई है। होटल के सामने बरामदे पर घनश्याम बाबू को एक फेरी वाले से मूंगा लेकर उलटते पलटते देखा। मेरे पैरों की आवाज़ सुनकर उन्होंने सिर उठाकर मेरी ओर देखा और उनके चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरा कलेजा धक से काँप उठा। यह चेहरा तो वैसा ही है जैसा कि ऊट पटांग में था। पगला हिजबिजबिज इस चेहरे की तलाश में है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। उसी तरह चपटी नाक की ओर दोनों ओर फैली हुई मूछें, लंबे गर्दन की दोनों ओर तस्वीर जैसी पतली दाढ़ी भी उससे मिलती जुलती है। असल में कल इस आदमी का हाव भाव मुझे पसंद नहीं आया था और इसीलिए उसके चेहरे को मैंने गौर से देखा भी नहीं था। आज हम लोगों की आंखें मिली और मैंने नमस्कार किया, परंतु उसने उस ओर ध्यान नहीं दिया। बड़ा ही अभद्र जैसा लगा। फिर भी मुझे उस आदमी के लिए चिंता हुई। उस पागल के पल्ले इसे नहीं पड़ने दिया जा सकता। हिजबिज या उसका नौकर अगर इसे देख लें तो ज़रूर ही बगल में दबाकर उसे टूटे मकान के अंदर ले जाएगा और उसके बाद उसकी क्या हालत होगी राम जाने। सोचा बाजार से लौटते वक्त एक बार राधा विनोद बाबू से मिलूंगा और सारी बातें खोल कर कहूँगा। उन्हें सावधान कर दूंगा कि अपने होटल के इस एकमात्र अतिथि पर निगरानी रखें। मगर डिटॉल खरीदते समय मेरे मन से यह विचार अपने आप दूर हो गया। राधा विनोद बाबू ने मुझे अजीब अजीब बातें कहनी होगी और वे क्या उन बातों पर विश्वास करेंगे? ऐसा लगता नहीं है। यहाँ तक कि जब बातों को सुनकर मुझे पागल करार दे देंगे। इसके अलावा उनकी बात ना मानकर मैं जो हिज के पास गया था, यह बात उन्हें पसंद नहीं आएगी। लौटते वक्त घनश्याम बाबू पर जब दोबारा नज़र पड़ी तो मुझे लगा मेरी आंखों ने जिस आदमी का चेहरा तस्वीर से मिलता जुलता है हिजबिज की आंखों से, वैसा ना भी हो सकता है। इसीलिए भय का जितना कारण प्रतीत हो रहा है असल में उतना नहीं भी हो सकता है। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि इन लोगों से कुछ ना कहूँ और प्रोफेसर को भी कुछ ना बताऊँ। अब मैं सिर्फ पश्चिम की ओर घूमने फिरने जाऊंगा और बाकी समय होटल के कमरे में बैठकर लिखने का काम करता रहूंगा। होटल आते ही बेरा ने बताया एक आदमी मुझे खोजने आया था। मुझसे मुलाकात न होने पर वह एक चिट्ठी लिखकर गया है। बहुत ही छोटे छोटे चींटे जैसे अक्षरों में यह बात लिखी हुई है। प्रिय शरणागुल जी, आज शाम अवश्य ही मेरे घर पर आइए। सिंह के पिछले हिस्से के साथ साही के कांटे और भालू के रोए की भली भांति जोड़ चुका हूँ। एक बहुत बढ़िया मददगार भी तैयार कर लिया है। अब तीनों सींगों के लिए एक माथे की ज़रूरत है। माथा और हाथों के इंतज़ाम हो गए तो काम बन जाए। षष्ठी चरण को एक आदमी का पता चला है जिसका चेहरा मूल चित्र से बहुत कुछ मिलता जुलता है। आशा है आज ही मेरा परीक्षण सफल हो जाए। इसीलिए आज शाम को एक बार किंकर वर्मून के आने का कष्ट करें तो बेहद खुशी होगी। भवदिया HBB। याद आया हिजबिज ने बताया था कि हर्ष बरल के अनुसार घर का नाम किंकर्त व्यूमूड रखा गया था। चिट्ठी पढ़ने के बाद मन में पुनः दुश्चिंता समा गई, क्योंकि मेरा मन कह रहा था कि शशि चरण ने शायद घनश्याम बाबू को ही देखा है। दोपहर भर यथासंभव लिखने का काम किया। तीसरे पहर तेज हवा चलने लगी। बरामदे पर डिक चेयर पर बैठे बैठे मैं समुद्र की ओर देखता रहा, जिससे बहुत कुछ हल्केपन का एहसास हुआ।
उत्तर पश्चिम से आती हुई हवा लहरों से टकरा रही थी। फलस्वरूप लहरों के ऊपर फैली फेन राशि चूर चूर होकर हवा के झोंकों से बिखर रही थी। देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा था। 6 बजे राधा विनोद बाबू को रेत से होकर अपने बरामदे की ओर आते देखा। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मेरे उस गेस्ट को इस तरह चहलकदमी करते हुए देखा है? किसको? घनश्याम बाबू को। हाँ साहब, कल हम आपसे जिस जगह मिले थे वहाँ ठहरने की बात थी। अभी गया तो पाया नहीं, आसपास कहीं कोई आदमी नहीं था जिससे पूछताछ करूं। इधर मेरे होटल में भी शोरगुल मचा हुआ है। मेरी सोने की घड़ी चोरी हो गई है। नौकर से सवाल जवाब करने में देर हो गई। वे क्या इस तरफ से होकर नहीं गए हैं? मैं कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। नहीं, इस तरफ से तो नहीं गए, मैंने कहा। तब हाँ, मेरे मन में एक संदेह हो रहा है। एक जगह जाऊं तो हो सकता है पता चल जाए। आपके हाथ में जो लाठी है वह काफी मजबूत है ना? राधा विनोद बाबू ने अचकचाकर कहा, लाठी? हाँ, लाठी तो मेरे दादाजी के ज़माने की है, इसलिए मेरे साथ और कोई चीज़ नहीं है। जब यहाँ पहले पहले आया था तो आरा मछली का एक दांत खरीदा था। उसे अपने साथ ले लिया। दूसरे हाथ में अपना टॉर्च थाम लिया। मुझे पूरब की तरफ जाते देखकर राधा विनोद बाबू ने भुर्राई आवाज़ में कहा, मछुआरों की बस्ती के पार जाइएगा क्या? हाँ, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं, 1 आध मील। रास्ते भर राधा विनोद बाबू एक ही बात को 3 बार दोहराते रहे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है साहब। एक प्रौढ़ आदमी के साथ 1.5 मील का रास्ता तय करने में लगभग 1 घंटे का वक्त लग गया। शाम उतर चुकी थी। जब तक घर के पास नहीं पहुंच जाता तब तक यह समझना मुश्किल है कि यहाँ कोई और है या नहीं। उस मकान की तरफ हम जितना बढ़ते जा रहे थे, राधा विनोद बाबू का उत्साह उतना ही ढीला पड़ता जा रहा था। अंततः जब वह मकान 10 हाथ दूर रह गया तो वे एकाएक ठिठक कर खड़े हो गए और बोले, आपका मतलब क्या है? मैंने कहा, जब इतनी दूर आ ही चुके हैं तो 10 हाथ चलने में आपत्ति क्यों कर रहे हैं? आखिरकार वो मेरे पीछे पीछे चलने लगे। घर के पास आने पर टॉर्च जलाना पड़ा क्योंकि अंदर गहरा अंधेरा फैला हुआ था। कल मिट्टी तेल की जो ढबरी जल रही थी उसे अब तक जल जाना चाहिए था, पर जली नहीं थी। सामने के दरवाजे से अंदर जाकर जब टॉर्च जलाई तो देखा एक आदमी चित पड़ा हुआ है। वह अभी तक मरा नहीं है क्योंकि उसकी विशाल छाती अब तक धड़क रही है। यह तो वह नौकर है। राधा विनोद बाबू ने भराई आवाज में कहा, जी हाँ, यह षष्ठी चरण है। आपको इसका नाम भी मालूम है? इस बात का उत्तर न देकर मैं बैठक के अंदर चला गया। कमरा खाली है, प्रोफेसर का वहाँ कोई नामो निशान नहीं। वहाँ से निकलकर मैं उसकी प्रयोगशाला के अंदर चला गया। वह कमरा भी बैठक की तरह लंबा चौड़ा है। मेज़ पर एक और सारों सामान का ढेर लगा है। शीशी, बोतल, कांटा, छुरी, दवा, दारू वगैरह। एक तेज गंध से कमरा भरा हुआ है। बचपन में चिड़िया खाने में जानवरों के पिंजड़े के सामने खड़े होने पर इसी तरह की गंध का एहसास हुआ करता था। अरे, उस आदमी का कुर्ता तो यहीं पड़ा हुआ है। राधा विनोद बाबू चिल्ला उठे। आज सवेरे कुर्ते पर मेरी नज़र पड़ चुकी थी। 3/4 आस्तीन वाला भूरे रंग का कुर्ता है। सीने के पास सफ़ेद बटन, इसमें संदेह नहीं यह घनश्याम बाबू का ही कुर्ता है। और उस कुर्ते की जेब में हाथ डालते ही या भयावह स्थिति में भी राधा विनोद बाबू चौंक पड़े। उन्हें उनकी सोने की घड़ी मिल गई थी। यहाँ या क्या किया जाता है? यह सरो सामान यहाँ क्यों है? कुर्ता है, जेब में घड़ी पड़ी है, मगर वह पट्टा कहाँ चला गया? उस बूढ़े का भी पता नहीं चल रहा है। मैंने कहा, यह तो देख ही रहे हैं कि वे घर के अंदर नहीं है, बाहर चलिए। शशिचरण अभी बेहोश पड़ा था। उसे लांघते हुए हम घर के बाहर रेत पर आए। समुद्र की ओर ताकने पर हल्के अंधेरे में एक आदमी दिखाई पड़ा। वह इस ओर ही आ रहा था। जब वह थोड़ा और करीब आ गया तो मैंने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली। देखा प्रोफेसर हिचबिच आ रहे थे। शनागुल ही हैं? जी हाँ, मैं हिमांशु चौधरी हूँ। थोड़ी देर पहले क्यों नहीं आए? उसने शिकायत भरे लहजे में कहा। क्यों? मैंने पूछा। वह तो चला गया। तस्वीर के जैसा आदमी मिल गया था।
एक ही घंटे में मैंने जोड़ दिया, मज़े से घूमने फिरने लगा, बातचीत भी की। षष्ठीचरण डरने लगा तो उसके सर पर मुड़कर दे पटका और उसके बाद सीधे समुद्र की ओर चला गया। सोचा पुकारूं, मगर नाम तो कुछ था ही नहीं कि पुकारता। आदमी का सिर, सिंह के पैर, साठी की पीठ, बकरी का सींग, लेकिन पानी के अंदर क्यों चला गया समझ में नहीं आया। बात करते करते वह अपने अंधेरे घर के भीतर चला गया। अब तक मेरी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ रही थी। अब नीचे की तरफ रोशनी पड़ी तो रेत पर पैरों की छाप दिखाई दी। पैरों की ताज़ा छाप, पैर नहीं बल्कि पंजा कहना चाहिए। छाप का अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे हम भीगे रेत के पास पहुंचे। भीगे रेत पर छाप और भी स्पष्ट हो रही थी, केकड़ों के गड्ढों की बगल से होती हुई, अनगिनत सांपों पर होती हुई पंजे की वह छाप क्रमशः पानी की ओर जाकर समुद्र में खो गई। इतनी देर में राधा विनोद बाबू के मुंह से आवाज निकल गई, सब कुछ तो समझ गया है। यह आदमी घनघोर पागल है। आप शायद अधपगले हैं, मगर इस होटल का वह बटमार बाशिंदा कहाँ है? अपने हाथ का आरा मछली के दांत को पानी में फेंक कर होटल की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैंने कहा, इसकी तहकीकात पुलिस को करने दीजिए। कुर्ता जब यहाँ मिला है तो यहीं तलाश करने को कहिए। तब हाँ, मुझे आशंका इस बात की है कि इस रहस्य का पता लगाते लगाते पुलिस भी कहीं मेरी तरह ही ना हो जाए, यानी किंकत व मूड। तो यहाँ पे अंत होता है प्रोफेसर हिजबिज बिज की कहानी का। अभी तक मैंने जितनी भी कहानियाँ पढ़ी उसमें से ये काफ़ी अलग थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। आपको पसंद आई या नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कहानी का पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी और शेयर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।